आज काउंसलिंग लोगे ना नुसदा? योगिक काउंसलिंग, हाँ। ठीक है। तो लास्ट टर्म में आई थी काउंसलिंग, है ना, नॉर्मल वाली। अच्छा मिड टर्म में आई होगी ना आपको काउंसलिंग, दूसरी वाली जो थी। अच्छा अच्छा। तो और इस टर्म में आएगी योगिक काउंसलिंग। ठीक है। तो ना आवाज पेज नंबर बता देगी? एक सेकेंड, आप लोग की बुक में देख के बताती हूँ। ठीक है। पेज नंबर 99 है आई थिंक। अच्छा। हाँ। हाँ, 90। थैंक यू। यस यस। ठीक है। तो योगिक काउंसलिंग जो है वो कंपैरेटिवली इजियर है। जो आपने वो वाली काउंसलिंग पढ़ी थी मिड टर्म के लिए, डायरेक्टिव और नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग जो पढ़ी थी, उससे इजियर है योगिक काउंसलिंग। ठीक है। क्योंकि इसमें बहुत सारी टर्मिनोलॉजी वो टीटीसी वाले आएंगे, तो ऐसा है। ठीक है। तो योगिक काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग में डिफरेंस क्या है? ठीक है। तो साइकोलॉजिकल काउंसलिंग हमने उसमें भी पढ़ी थी, जो अपना लास्ट टर्म में जो था ना, वो भी हम लेके चलते हैं। कि काउंसलिंग क्या होता है कि कुछ भी प्रॉब्लम से डील करने में हेल्प करना। ठीक है। तो नॉर्मली होता है कि इमोशनल प्रॉब्लम से डील करने में हेल्प करने को काउंसलिंग बोलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे भी लिखा है काउंसलिंग कैन बी डिफाइंड एज अ प्रोफेशनल एडवाइस गिवन टू एन इंडिविजुअल टू हेल्प इन ओवरकमिंग फ्रॉम पर्सनल और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। ठीक है। तो मोस्टली साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को टेक केयर करने के लिए काउंसलिंग की जाती है। और प्रोफेशनल एडवाइस किसी प्रोफेशनल व्यक्ति जो दे रहा है, ऐसे नहीं कि आपस में बात कर रहे हैं और वो काउंसलिंग होगा। ठीक है। तो काउंसलिंग एक तरीके की टॉक थेरेपी है। ठीक है। ऐसा जिसमें मतलब ये एक सेकेंड रुकिए। हाँ। तो अब ये पहले पन्ने पे जो पूरा मेरा आई थिंक सेम ही पढ़ा रही हूँ ना आप लोग का, और मेरा सेम डिफरेंट तो नहीं है ना? हाँ, सेम ही चल रहा है। ठीक है। तो फर्स्ट पेज पे इन्होंने साइकोलॉजिकल काउंसलिंग के बारे में बताया है। ठीक है। तो उससे हमें कोई लिंक नहीं है। वो साइकोलॉजिकल काउंसलिंग के बारे में इसलिए बता रहे हैं कि योगिक काउंसलिंग साइकोलॉजिकल काउंसलिंग से डिफरेंट है। ठीक है। तो साइकोलॉजिकल काउंसलिंग क्या होती है? नॉर्मली हम काउंसलिंग वर्ड सुनते हैं तो ये आता है ना, साइकोलॉजिस्ट के पास गए। ठीक है। कुछ अपनी इमोशनल या कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स लेके, और वो ट्रेंड होते हैं प्रोफेशनल्स। ठीक है। और उसके लिए प्रॉपर कोर्स होता है। साइकोलॉजिकल काउंसलिंग के लिए रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया होता है, जहां से वो लाइसेंस्ड प्रैक्टिशनर निकल के आते हैं, फिर उन्हें इंटर्नशिप करनी होती है। तो नेक्स्ट पेज पे उन्होंने बताया कि ये सब इतना क्यों बता रहे हैं साइकोलॉजिकल काउंसलिंग के बारे में। तो जस्ट टू क्लेरिफाई कि हम अपना वाईएनटीसी करने के बाद हम ये ना सोचें कि हम काउंसलर हैं। ठीक है। अनदर रीजन इज, और दूसरा इसलिए कि बाय चांस किसी को काउंसलर बनने में इंटरेस्ट है तो उसको एक डायरेक्शन भी प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है। तो इसलिए ये बताया है। तो आपको पहले पन्ने पे अगर आपको कुछ इंटरेस्ट नहीं है तो कुछ याद करने का जरूरत नहीं है। अगर जो सिर्फ लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं इस चैप्टर को, तो पहले पन्ने पे कुछ नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। तो योगिक काउंसलिंग क्या होती है? ठीक है। तो योगिक काउंसलिंग पढ़ के या फिर जो हमने मिड टर्म में पढ़ी, वो पढ़ के हमें ऐसा नहीं कि हम काउंसलर बन गए। ठीक है। तो का मतलब क्या होता है कि किसी को हेल्प या गाइड करना, कि उसकी पर्सनल प्रॉब्लम्स रिजॉल्व करने में मदद करना। ठीक है। उसे एक डायरेक्शन देना। ठीक है। तो यहाँ पे हम योगिक काउंसलिंग में क्या है, रोल ऑफ थेरेपिस्ट का क्या है? इट इज लिमिटेड टू दिस एस्पेक्ट ओनली एंड नॉट टू बी मिसअंडरस्टूड एज। ठीक है। तो हमें यहाँ पे उनको बस एक, भाई ऑब्वियसली हम योग थेरेपिस्ट बनेंगे तो एक थोड़ा सा, कोई भी हम हमारे पास आता है क्लाइंट, तो एक होते हैं नॉर्मल क्लाइंट जिन्हें बस योग सीखना है। ठीक है। उसके लिए टीटीसी भी सफिशिएंट था। बट अब हम थेरेपी कोर्स कर रहे हैं, तो थेरेपी कोर्स में स्पेशल नीड्स के क्लाइंट्स आते हैं। तो स्पेशल नीड्स के क्लाइंट्स आते हैं तो वो अपना कुछ दुख दर्द लेके आते हैं। तो उनके दुख दर्द को समझना, और सिर्फ उनके दुख दर्द खाली योगासन करा के
1 घंटे की योगा क्लास करा के नहीं होंगे दूर, ठीक है। तो थोड़ा सा उनके समझना, उनके दुख दर्द को, और योग के अलावा भी योग के और एस्पेक्ट्स, सिर्फ आसन हम अपनी क्लास में क्या करवाएंगे, खाली आसन प्राणायाम मुद्रा बंद या फिर ज्यादा से ज्यादा क्रिया, बट योग के और भी तो एस्पेक्ट्स है ना, तो उसके थ्रू भी उस व्यक्ति को काउंसिल करना कि वो थोड़ा सा दूसरे एस्पेक्ट्स पे भी ध्यान दे, ठीक है। तो ये हमें योगिक काउंसलिंग इसलिए पढ़ाई जा रही है। तो इन योग थेरेपी नेचुरोपैथी, तो हर व्यक्ति जो है, हर क्लाइंट जो है वो एक अलग इंडिविजुअल है, ठीक है। तो हर एक के लिए एक सॉल्यूशन जरूरी नहीं है कि वो काम करेगा, ठीक है। और थेरेपिस्ट को सिर्फ एक थेरेपिस्ट बन के नहीं, एक फ्रेंड और एक गाइड बन के क्लाइंट को ट्रीट करना पड़ेगा, ठीक है। तो उस तरीके से अगर हम एक फ्रेंड और एक गाइड बन के थेरेपी करेंगे तो एक विश्वास भी होता है, एक फेथ भी आता है, ठीक है। और फेथ जब आता है तो हीलिंग और ज्यादा फास्टर हो जाती है, ठीक है। कई बार क्या होता है कि हम जिस डॉक्टर पे फेथ नहीं है ना, उसकी दवाई भी लगती नहीं है। जिस डॉक्टर पे फेथ है उसकी दवाई ज्यादा जल्दी लगती है। Ventilator. ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने एक बात बोली भी है कि पूरे प्रोसीजर के दौरान हमें ध्यान रखना है, हम सिर्फ टीच कर रहे हैं, उसे ट्रीट नहीं कर रहे हैं। ट्रीट व्यक्ति खुद हो रहा है, हम बस उसे सिखा रहे हैं, और उसकी सेल्फ हीलिंग अपने आप हो रही है, ठीक है। तो हमें एक सिर्फ फ्रेंडली एडवाइस देनी है, ठीक है, योगिक काउंसलिंग। तो अगेन सेकंड पेज पे भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एज सच कुछ नहीं है, जस्ट एक वो एक इंट्रोडक्शन दे रहे हैं योगिक काउंसलिंग का। तो what exactly is yogic counseling and what friendly advice or guidance a therapist has to offer to a client, ठीक है। तो एग्जैक्टली योगिक काउंसलिंग में हमें करना क्या है, ठीक है। तो एक दो तीन बातें हमें ध्यान रखनी है, अभी जो हमने फर्स्ट टू पेज पे पढ़ी कि योगिक काउंसलिंग साइकोलॉजिकल काउंसलिंग नहीं है, वहां पे हम कोई ट्रेंड प्रोफेशनल नहीं है। साइकोलॉजिकल काउंसिल व्यक्ति की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए होती है, हम योगिक काउंसलिंग में साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स ठीक नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और काउंसिल वर्ड का मतलब होता है किसी को गाइड करना, एक डायरेक्शन देना उसकी पर्सनल प्रॉब्लम्स दूर करने के लिए, ठीक है। तो योगिक काउंसलिंग क्यों हम पढ़ रहे हैं, या फिर काउंसलिंग हम क्यों पढ़ रहे हैं, कि अगर बीइंग अ थेरेपिस्ट, हम थेरेपिस्ट बनने जा रहे हैं, सिर्फ योगा क्लास नहीं चला रहे हैं, तो कोई भी अगर पेशेंट आए तो उसको अच्छे से उसकी बातें सुन के हम अपने योगा क्लास के अलावा भी उसे कुछ सॉल्यूशन दे सकें, कि यम नियम के द्वारा भी कई बार क्या होता है कि बहुत सारी बीमारी मन में होती हैं, मन से भी बहुत सारी चीजें होती हैं, हम स्ट्रेस से बहुत सारी चीजें बीमारियां होती है, तो अगर उसको टेक केयर कर लेंगे, या फिर कई बार क्या होता है कि हम किससे बात करते हैं तो वो एक फेथ डेवलप होता है, या फिर उसका मन हल्का हो जाता है तो हीलिंग स्टार्ट हो जाती है। तो इस सब नजरिए से काउंसलिंग हमें पढ़ाई जा रही है, ठीक है। ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने फर्स्ट उसमें एक बताया है, ये हम थर्ड पेज पे जो आई होगी काउंसलिंग के, कि नॉर्मली लोग योग थेरेपिस्ट के पास कब आते हैं, जब हर तरफ से निराश हो चुकते हैं, तो योग थेरेपिस्ट के पास आते हैं कि बहुत अब मेडिसिन ले ली, बहुत डॉक्टर के चक्कर लगा लिए, अब और मेडिसिन नहीं खा सकते, तो योग की तरफ जाते हैं। तो हमारा एक और जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि अब उनको कुछ ऐसा दें, ऐसा सॉल्यूशन दें कि हाँ योग की वो भी बनी रहे, मर्यादा भी बनी रहे, ठीक है ना, और डिग्निटी बनी रहे। तो एक और योग में क्या है कि कोई साइड इफेक्ट नहीं है, तो एक हमारे पास एक एडेड जिम्मेदारी आ जाती है। अब योग थेरेपी इज नॉट कन्फाइंड टू मेयरली आसन और प्राणायाम, ठीक है। तो खाली आसन प्राणायाम कराने से ही खाली योग थेरेपी नहीं है, ठीक है। योग के और भी एस्पेक्ट्स सीखे हैं हमने, जैसे कि अष्टांग योग में सिर्फ आसन प्राणायाम तो 2 ही अंग हैं, ठीक है, उसके अलावा यम नियम प्रत्याहार ये सब भी तो है ना अंग, तो ये सब भी हम व्यक्ति को सिखा के उसकी वो मतलब उसे थेरेपी दे सकते हैं। तो योग थेरेपी इज ऑलवेज डिजाइन टेकिंग इनटू कंसिडरेशन अ पर्सन एज अ होल, ठीक है। तो जब डॉक्टर होता है तो डॉक्टर एक डिसीज पे फोकस करते हैं, ठीक है, और वो भी डिसीज भी पूरे बॉडी पे नहीं, जिस
शरीर के जिस अंग में दुख रहा है वही अंग छू के देखते हैं और बस उसी अंग पे फोकस करते हैं, जो नॉर्मली एलोपैथिक डॉक्टर्स का होता है। ठीक है, पर योग में हम ये नहीं कि अच्छा ये दुख रहा है तो बस ये आसन कर लो और ठीक हो जाएगा, ऐसे तो कोई गोली नहीं होती ना योग में। तो हम एक पूरे इंडिविजुअल को ऐसा होल मान के उसकी थेरेपी करते हैं, उसी हिसाब से काउंसलिंग करेंगे। ठीक है, तो सिर्फ उसको आसन प्राणायाम भी नहीं कराना है, उसका एक मेंटल पर्सपेक्टिव भी चेंज करना है और उसका लाइफस्टाइल, उसे डाइट से रिलेटेड भी हमें थोड़ी बहुत काउंसलिंग देनी है। ठीक है, और उसकी रूट कॉज क्या है प्रॉब्लम, वो जो बीमारी है एग्जैक्टली क्यों है, फिजिकल है कि उसका रूट कॉज मेंटल है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम एक टेलर मेड थेरेपी बनाते हैं। दिस इज एग्जैक्टली वेयर द काउंसलिंग पार्ट ऑफ थेरेपी कम्स इनटू पिक्चर। इसीलिए हम पूरा टेलर मेड कोर्स उसके लिए बनाने के लिए हमें काउंसलिंग पहले करनी, तभी तो काउंसलिंग करेंगे, तभी तो उसकी बातें समझेंगे। अब मान लो एक मान लीजिए एक छोटी सी बात देख रहे हैं, किसी को हार्ट में ब्लॉकेज है, मतलब आर्टरीज में ब्लॉकेज। ठीक है, आर्टरी में ब्लॉकेज बहुत सारे रीजंस की वजह से हो सकती है। डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो बस ब्लॉकेज खोलने की दवा दे देगा। ठीक है, एज अ योग काउंसलर अगर किसी को ब्लॉकेज है, कुछ हो रहा है, तो हमें ये समझना है कि उसको ब्लॉकेज उसके खान पान की वजह से है, स्ट्रेस की वजह से है, उसकी जेनेटिक्स की वजह से है, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं ना। तो वो सब जब तक समझेंगे नहीं तो कुछ एक काम करा के नहीं हो सकता। तो अगर जेनेटिक्स की वजह से है तो फिर तो मतलब दूसरा अप्रोच चलेगा, स्ट्रेस की वजह से है तो प्राणायाम ज्यादा कराना पड़ेगा, खान पान की वजह से है तो खान पान का कंट्रोल करने को बोल के फिर ऐसे योगासन कराने पड़ेंगे कि भाई जिनसे थोड़ा सा फैट डिसॉल्व हो। ठीक है, तो इस तरीके, इसलिए काउंसलिंग जरूरी है। नाउ व्यू ऑफ मेडिकल साइंस विज विज एंशियंट इंडियन स्क्रिप्चर्स इन अंडरस्टैंडिंग डिसीजेस। तो डिसीजेस को अब योग क्या है, योग हर पूरे इंडिविजुअल को एक मान के चलता है, ना कि ऐसे हम योग में बोलते हैं ना, योग ट्रीट द डिसीज्ड नॉट द डिसीज। ये लाइन आ जाती है बहुत सारा ट्रू फॉल्स में या फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट में। तो हम दूसरे थेरेपीज में क्या डिसीज को कैसे ट्रीट अंडरस्टैंड करते हैं वो थोड़ा सा देखते हैं योग में जाने से पहले। तो मॉडर्न मेडिकल साइंस में तो बहुत सारे क्लासिफिकेशंस हैं डिसीज के। ठीक है, तो कम्युनिकेबल डिसीज होती हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज होती हैं। तो मेडिकल साइंस जो है वो कम्युनिकेबल डिसीजेस को ट्रीट करने में तो बहुत इफेक्टिव है। ठीक है, कुछ इन्फेक्शन हो गया ये सब है। ठीक है, बट अभी अभी का जो सिनेरियो है वो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज की वजह से ज्यादा डेथ हो रही है। तो मेडिकल साइंस नॉन कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल पता है सबको, या वो कॉन्सेप्ट बताना है? ठीक पता है, है। केबल जो एक से दूसरे को हो जाए, नॉन कम्युनिकेबल। हम्म। हाँ, एक बार फिर से, जैसे कम्युनिकेबल होती हैं जो एक से दूसरे को फैलती हैं, जैसे इन्फेक्शन वाली बीमारियां हो गई, सर्दी खांसी जुकाम हो गया। नॉन कम्युनिकेबल जो दूसरे से, एक दूसरे से नहीं फैलती हैं, अभी हार्ट की डिसीज है, बीपी की बीमारी है, ये नहीं कि मैं किसी के पास बैठी हूँ उसको हाई बीपी तो मुझे भी हो जाएगा। तो ये नॉन कम्युनिकेबल डिसीज होती है। तो आजकल नॉन कम्युनिकेबल डिसीज ज्यादा है, तो मेडिकल साइंस नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस को रोक पाने में इतनी सक्षम नहीं है जितना नॉन कम्युनिकेबल वाला। ठीक है, अभी एंशियंट इंडियन स्क्रिप्चर्स में क्या लिखा हुआ है, तो मेडिकल साइंस का क्लासिफिकेशन था कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल। एंशियंट स्क्रिप्चर्स में ये हमने पहले भी डिवीजन पढ़ चुका है कि व्याधि दो प्रकार की हैं, योग वशिष्ठ में लिखा हुआ है अधिजा और अनधिजा। ठीक है, ये हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था योगिक प्रिंसिपल्स में। ठीक है, तो अधिजा जो होती है जिनका कुछ रूट कॉज होता है, और अनिधजा जो होती है वो एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से। ठीक है, जिनका कुछ ऐसे रूट कॉज नहीं है, वही अगेन कम्युनिकेबल डिसीज भी सारी अधिजा में आ गई कि इन्फेक्शन बाहरी कारणों की वजह से हो रही है, या फिर कुछ भी एक्सीडेंट हो गया, कट लग गया, वो सब अनधिजा है, मतलब विदाउट एनी रूट कॉज। और अधिजा यानी जिनका अंदर, आपके अंदर कुछ रूट कॉज है, यानी कि हमारी नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। ठीक है, तो जो अनधिजा है उनको तो हम दवाई से, सर्जरी से ठीक कर सकते हैं। When the cause of disorder is not to be found externally, they are termed as adhija। ठीक है,
तो अधिजा में भी दो क्लासिफिकेशन थे। तो अगेन ये चैप्टर देखो इसलिए टफ नहीं है क्योंकि ऑलरेडी सारा कुछ पढ़ चुके हैं। तो अधिजा में दो क्लासिफिकेशन थे, एक तो सार और एक सामान्य। ठीक है। तो सार वाली जो है वो हेरिडिटरी होती है, मतलब जेनेटिक्स की वजह से होती है। ठीक है। और उनका फिर कुछ इलाज नहीं है, उनको बस मेंटेन ही कर सकते हैं। अभी आपकी जेनेटिक्स की वजह से है तो वो सेल्फ रियलाइजेशन मोक्ष प्राप्त करके ही ठीक होंगी। ठीक है। कुछ हम लेके ही आते हैं ना, तो जन्म से, तो वो उनका कुछ नहीं कर सकते, उसको आप बस एक्सेप्ट करना है। और जो सामान्य अधिजावाद व्याधि है वो हमारे फॉल्टी लाइफस्टाइल, हमारे खान पान की वजह से, हमारे लाइफस्टाइल की वजह से, या फिर रॉन्ग थिंकिंग पैटर्न की वजह से आई। ठीक है। तो अगर देखा जाए तो सामान्य अधिजा व्याधि जो है वो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज के खांचे में फिट बैठती हैं। तो ये आ सकता है कि अगर मैच द फॉलोइंग में कि सामान्य अधिजा व्याधि नॉन कम्युनिकेबल डिसीज से उन वो क्लासिफिकेशन से मैच करती हैं। तो ये जो सामान्य अधिजा व्याधि है ये कहीं ना कहीं डीपली रूटेड है हमारे अंदर, या तो हमारे स्ट्रेस की वजह से, हमारे लाइफस्टाइल, किसी की भी वजह से। ठीक है। और जिसकी वजह से मतलब बॉडी में कुछ तो डिसहार्मनी हो गई है। ठीक है। और प्राणिक फ्लो जो है वो बॉडी का गड़बड़ हो गया है, और कुछ ना कुछ प्राणिक फ्लो जो है बॉडी का स्टॉप्ड हो गया है। नेक्स्ट पेज पे आ गई हूं मैं। तो मॉडर्न जो मेडिकल साइंस है वो जब वो सामान्य अधिजा व्याधि है जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है बिल्कुल अपना रौद्र रूप लेके आ जाती हैं, तभी वो उसे डिटेक्ट कर पाती है। ठीक है। जब आर्टरी में ब्लॉकेज हो गई तभी वो देख, वो भी बहुत ज्यादा हो गई कि जिससे कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तभी वो मॉडर्न मेडिकल साइंस उसको डिटेक्ट कर पाएगी। और उसका इलाज भी सुपरफिशियल होता है। उसका इलाज बस वो आपको दवाई देंगे और बस उतना एरिया, आर्टरी का जो जो ब्लॉकेज हुआ है वो बस उतना ब्लॉकेज रिमूव करेंगे। आगे ब्लॉकेज ना हो या वो ब्लॉकेज वापस ना आए तो उसका ऐसा कुछ सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है। तो उनका ट्रीटमेंट सुपरफिशियल रहता है, बट कहीं ना कहीं अंदर कुछ ना कुछ प्राणिक फ्लो ब्लॉक हुआ हुआ है। ठीक है। तो उनको उसके कंप्लीट क्योर के लिए डिसीज को रूट लेवल पे ठीक करना है। ठीक है। देन अगेन नेक्स्ट पैराग्राफ में दिया हुआ है कि थॉट्स के बारे में बताया हुआ है कि ठीक है, कि विवेक बुद्धि के बारे में। तो इस पैराग्राफ में ज्यादा कुछ घुसने का जरूरत नहीं है। ये है कि बहुत सारी चीजें वो मन, हमारे मन जो हमारा है, ये लिखा है ना, वशिष्ठ मुनि है सेड मनः प्रशमनः उपाय योग इत्थिभेते थे, कि मतलब मन को काम करने के लिए फिर योग ही आता है। जो अगर प्राणिक फ्लो कहीं पे स्टॉप हुआ हुआ है तो योग से ही हम उसे ठीक कर सकते हैं। तो अगर कुछ जो सामान्य अधिजा व्याधि हैं वो मेनली अगर स्ट्रेस की वजह से आई हैं, ठीक है, हेरिडिटरी की वजह से नहीं, स्ट्रेस की वजह से आई हैं, तो कहीं ना कहीं स्ट्रेस को दूर करने के लिए वी हैव टू गेन कंट्रोल अवर, अपनी बुद्धि, विवेक बुद्धि को जागृत करना पड़ेगा। वो जो पंचकोश में पढ़ा है ना, विवेक बुद्धि और विज्ञान में कोश और मनोमय कोश, तो विज्ञान में कोश को स्ट्रेंथन करना है जिससे वो मनोमय कोश उस पे हावी ना हो। ठीक है। और हर पंचकोश में बोला गया कि ना हर डिसीज जो है इस टाइप की वो मनोमय कोश के लेवल पे पहले स्टार्ट होती है, प्राणिक फ्लो ब्लॉक्ड होता है और फिर वो प्राणमय कोश के लेवल पे आती है। तो वो मनोमय कोश क्यों खराब हुआ है, प्राणिक फ्लो क्यों वो हुआ है, ब्लॉक हुआ है, क्योंकि विज्ञान में कोश स्ट्रेंथन नहीं है। तो विज्ञान में कोश को कैसे स्ट्रेंथन करेंगे? योगिक काउंसलिंग से, योगिक लाइफस्टाइल से। ठीक है। तो इसके लिए यौगिक काउंसलिंग की जरूरत होती है। तो अभी यहाँ पे है कि पतंजलि जी ने क्यों हमारा मनोमय कोश प्रभावित होता है, क्यों वो इफेक्ट होता है? क्योंकि मन में क्लेश आते हैं। ठीक है। तो महर्षि पतंजलि ने 5 क्लेश बताए जो हमने टीटीसी में पढ़े थे। तो और कैसे उन क्लेश को दूर करें? तो वो 5 क्लेश क्या हैं जिससे हमारा मनोमय कोश प्रभावित होता है, और उन क्लेश को हम लगातार अभ्यास और वैराग्य के प्रैक्टिस से दूर कर सकते हैं। ठीक है।
तो अगर ये 5 क्लेश रिमूव होंगे तभी हम सारे दुख और दर्द से मुक्ति पा पाएंगे, मुक्ति पाएंगे। ठीक है। देन नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखा है चित्त प्रसादनम एंड प्रतिपक्ष भावना। तो ये अलग अलग, एक्चुअली ये चैप्टर ना बहुत बिखरा हुआ सा है, बहुत अलग 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 कॉन्सेप्ट्स दिए हुए हैं। तो पतंजलि जी ने बहुत सारे अ, जो पतंजलि के सूत्र हैं वो उसमें महर्षि पतंजलि जी के, तो बहुत सारे ऐसे अलग 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 सूत्र दिए हुए हैं। तो एक पंचक्लेश का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, देन अभ्यास वैराग्य का, देन चित्त प्रसादनम और प्रतिपक्ष भावना। तो एक एक करके अब चीजें पढ़ते हैं। ठीक है। तो ये जो है चित्त प्रसादनम और प्रतिपक्ष भावना, ये सब भी हमारे क्लेश को दूर करने के ही विभिन्न विभिन्न वो हैं तरीके। तो चित्त प्रसादनम में क्या आता है? ठीक है, 4 वो पॉइंट्स आते हैं, मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा। ठीक है, तो पता होना चाहिए चित्त प्रसादनम मतलब मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा। ये कौन से पेज में है अभी जो आप पढ़ रहे हैं? कौन सा पेज है? 103 में नहीं, 103 में हाँ दिख रहा है मुझे क्या? भी नहीं मिल रहा है ये। मुझे भी नहीं, नहीं मेरे मिल रहा है। सेकंड, सॉरी सॉरी। वही मैं भी ढूंढ रही हूँ। अच्छा, मेरा बुक का थोड़ा सा डिफरेंट था। एक सेकेंड। अच्छा, थोड़ा सा चेंज हो गया लास्ट ईयर से। नो प्रॉब्लम, ठीक है, यू कंटिन्यू। लोगों ने वही दिया है, पंच क्लेशा, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, अविद्या। हाँ ये सब दिया हुआ है, उसके और डेफिनेशन उसके दिए बाद हुए हैं। यम, यम का जो है ना वो सब दिया है। यम मतलब क्या है और नियम यम मतलब यम यम यम। ठीक है, तो हम 103 पेज पे वहां तक तो थे कि पंच क्लेश। ठीक है, तो पंच क्लेश की वजह से हमारा मनोमय कोश प्रभावित होता है। ठीक है, तो पंच क्लेश, अभी इन्होंने यहाँ पे आपके वाले में पंच क्लेश को उन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, तो पंच क्लेश क्या है? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। ठीक है, तो योगिक काउंसलिंग का कंसेप्ट है कि द थेरेपिस्ट नीड नॉट टीच द क्लाइंट अबाउट यम नियम और क्लेशास, बट थेरेपिस्ट को खुद को वो जानकारी होनी चाहिए कि कहीं ना कहीं उसको वो 5 क्लेश और वो यम नियम किसी तरह तो उसके जाए दिमाग में। ठीक है, और वो कौन सा उसको क्लेश है वो उसको दूर कर पाए। ठीक है, अपनी काउंसलिंग से। तो एक एक क्लेश पढ़ते हैं। अस्मिता। ठीक है, तो अस्मिता मतलब एक तरीके से हम बोल सकते हैं हमारी मैं, ईगो, या फिर अपनी सेल्फ आइडेंटिटी, कि मैं, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे पैसे, मेरा जॉब। ठीक है, तो ये सब अस्मिता होती है। तो अच्छी बात है अस्मिता होना, बट वो जब हावी हो जाती है तो पता है ना कि बहुत सारी इसीलिए होती है ना प्रॉब्लम्स लाइफ में, मैं, मेरा, मेरी ईगो की वजह से। ठीक है, तो बस इतना ही याद करना और कुछ नहीं है। तो एवरी इंडिविजुअल इज वेरी मच अटैच टू हिज सेल्फ आइडेंटिटी, तो उसकी पूरी लाइफ अपने चारों तरफ घूमती है। एनीथिंग दैट इज नॉट इन कंफर्मिटी विद हिज बिलीफ, हिज ईगो गेट्स हर्ट। ठीक है, तो उसके लिए क्या होना है? अपने को थोड़ा सा सोच का दायरा थोड़ा सा बढ़ाना है, कि अपनी उस आईनेस से, ईगो से थोड़ा सा ऊपर आना है। थोड़ा सा, वो वर्ड मुझे याद नहीं आ रहा, इंग्लिश का क्या वर्ड होता है कि थोड़ा सा बोलते हैं ना कि सबको साथ लेके चलना है। अरे वो किसी कोई व्यक्ति कैसे सोचता है, कोई व्यक्ति कैसे करता है, जैसे अभी मुंबई में तो बहुत सारे ट्रेडिशंस के लोग रहते हैं साथ में, बहुत सारे अलग अलग। तो कोई किसी कैसे बिहेव करता है किसी उसमें, जैसे कि शादी में किसी के यहाँ ऐसे होता है, किसी के यहाँ वैसे होता है। तो अपनी वो लोग होते हैं ना कि अरे हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता, हमारे यहाँ तो वैसा नहीं होता, हमारे घर में तो कोई आता है तो ऐसे आते हैं। तो सबको साथ लेके चलो, अपना ही अपना मत करो। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें, स्ट्रेस उसकी वजह से होता है। देन राग, राग इज द अटैचमेंट टुवर्ड्स द वर्ldly matters, material things and also close relatives, the desire of acquiring them and also the fear of losing them। ठीक है, तो राग मतलब अरे मेरा बच्चा, मेरे मतलब हम अपनी मटेरियल वस्तुओं से और अपने लोगों से, अपने फैमिली वालों से बहुत ज्यादा इमोशनली अटैच्ड होते हैं। इतने ज्यादा कि अगर कोई उन्हें हर्ट करे या कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती है तो हम डर जाते हैं। तो एक फियर ऑफ लूजिंग,
एंड डिजायर ऑफ एक्वायरिंग, दोनों ही एक स्ट्रेस का कारण होते हैं। देन द्वेष, और राग का जस्ट उल्टा उल्टा होता है द्वेष। तो राग मतलब अपनों के प्रति बहुत ज्यादा प्रेम, और द्वेष मतलब दूसरों के प्रति बहुत ज्यादा नफरत। ठीक है, तो हेट्रेड टुवर्ड्स पीपल और थिंग्स क्रिएट नेगेटिव इमोशंस। तो अगर किसी के प्रति बहुत ज्यादा द्वेष है तो उसको भी बहुत ज्यादा द्वेष नहीं पालना चाहिए। देन अभिनिवेश, इवन वन इज अवेयर ऑफ द इनएबिलिबिलिटी ऑफ डेथ, स्टिल अभिनिवेश यानी कि मौत का डर। ठीक है, फियर ऑफ डेथ, डेथ ऑफ सेल्फ या फिर नियर एंड डियर वंस की डेथ। ठीक है, तो पर्टिकुलरली दोज हु आर सफरिंग फ्रॉम सम टर्मिनल इलनेस लाइक कैंसर, दिस फियर ऑफ डेथ इज मोर इंटेंस। ठीक है, तो अब अभिनिवेश यानी कि फियर ऑफ डेथ, या तो अपनी या फिर अपने परिवार वाले। अविद्या, दिस इज एक्चुअली द रूट कॉज ऑफ ऑल अदर क्लेश। तो ये सारे क्लेश क्यों होते हैं? अविद्या की वजह से। ठीक है, कि हम क्या है, हम तो एक आत्मा है। ठीक है, सारी आत्माएं एक हैं, अल्टीमेटली परमात्मा में मिल जानी है, बट इतना कहाँ सोच पाते हैं हम वर्डली मैटर्स में रह के। तो अल्टीमेटली ये जो चारों क्लेश जो हमने पढ़े, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये सब क्यों है? अविद्या की वजह से। हम में लगता है हम ही है, हम ही संसार चला रहे हैं, हम ही से सब कुछ है, और अल्टीमेटली ये सब अविद्या है। हम तो एक आत्मा है, परमात्मा का छोटा सा अंश, उसमें जाके मिल जाना है। मतलब पूरा ब्रह्मांड में देखे तो हम कुछ भी नहीं है, एक मतलब एक पॉइंट के बराबर है। ठीक है, अगर अविद्या ही दूर हो जाए तो सारे क्लेश दूर हो जाएंगे, पर इतना इजी नहीं होता अविद्या दूर करना। वो तो योग थेरेपिस्ट की भी नहीं दूर हुई भी होती देन ऑब्जर्वेंस ऑफ यम, तो तो यम नियम जैसे फॉलो करते हैं तो उससे थोड़ा सा लाइफ थोड़ा सा पीसफुल रहती है। क्यों पीसफुल रहेगी? कि एक तो सबसे बड़ा यम जो होता है सत्य का। ठीक है, अगर झूठ बोल दिया तो मन में धुक 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 रहती है, हमेशा एक स्ट्रेस रहता है। इससे अच्छा सत्य, मतलब झूठ बोलो ही मत। झूठ बोलेंगे नहीं तो वो धुक धुक रहेगी नहीं। तो हम, या फिर होता है ना कि कई बार क्या होता है कि जैसे कि मान लो कि कहीं पे कुछ सामान खरीदा, दुकानदार को 10 रुपए वापस करने थे, बाई चांस उसने 20 रुपए वापस कर दिए। ठीक है, हम वो 10 रुपए कई बार, एक कभी हर एक के साथ कभी ना कभी होगा, अरे 20 रुपए वापस कर दिए, बहुत खुश हो गए। वो 10 रुपए, मतलब वो 10 रुपए कुछ भी नहीं, बट इतनी खुशी मिलती है ना कभी कभी, अरे मैं तो 20 रुपए वापस मिल गए। और बताएं नहीं बताएं, बताएं नहीं बताएं, ऐसा होता है, हुआ होगा कभी, मतलब एक जस्ट एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो वो होता है वो, पर वो धुक 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 वो रहती है। तो उससे अच्छा वो 10 रुपए वापस कर दो, बोल के कि भाई आपने गलती से मुझे 20 दे दिए थे, और उस धुक धुक से निजात पाओ। ठीक है, या फिर वो कहीं ना कहीं, भाई होता है ना कि सबका लिखा होता है, तो वो कहीं ना कहीं वो 10 रुपए ना और 50 रुपए के फॉर्म में भगवान निकाल देगा, आगे जाके एक ठोकर लगेगी और डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। तो उससे अच्छा है कि, तो यम, ये एक सबसे बड़ा यम का पालन हो गया कि यम के पालन से हम वो दुख दुख से बच सकते हैं। तो ऐसे ही अहिंसा, अहिंसा भी जरूरी है ना भाई। किसी को कुछ चाहे वर्डली बोलें, अगर मुंह से किसी के ऊपर गुस्सा करें, या फिर आ, किसी को मारपीट करें, तो भी वो रहता है, डर रहता ही है ना, अरे हम उसको मार के आए, झगड़ा किया। सत्य की वजह से भी, झूठ बोलने की वजह से भी डर रहता है। अस्ते, अस्ते यानी कि स्टीलिंग, ये तो स्टीलिंग तो और बड़ा डर है। ठीक है, अपरिग्रह, होर्डिंग समथिंग बियॉन्ड वन नीड्स। ठीक है, तो अपरिग्रह से भी ना रहता है कि अरे मेरा लुट ना जाए, कितना और बहुत सारा सामान होता है ना, तो सारा कंफ्यूजन होता है। अभी जैसे मान लो कि कुछ 4 ही ड्रेस होंगी तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं होगा, हाँ ये पहन के जाना है। और बहुत सारा कबर्ड में होगा तो कंफ्यूजन होता है, ये पहनूं, ये पहनूं, ये पहनूं, ये पहनूं, तो वो दिमाग में स्ट्रेस आता है। गिनती के होंगे ही कम ड्रेस तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं होगा। तो अपरिग्रह बहुत बड़ा है कि स्ट्रेस से बचने का। ब्रह्मचर्य, ठीक है, दिस कैन ऑल्सो बी इंटरप्रेटेड एज ऑब्जर्विंग द आचार विच इज इन लाइन विद द डिविनिटी। तो एग्जैक्टली वो वाला ब्रह्मचर्य नहीं कि हाँ भाई, बट किसी को गलत नजर से मत देखना, कि हमेशा दिमाग में वही सब रहना, तो दैट इज, वो ना रहे, दैट इज कॉल्ड ब्रह्मचर्य। तो यम नियम भी जब हम फॉलो करते हैं तो दिमाग में एक शांति रहती है।
तो imbibing नियम्स टू एक्सटेंड पॉसिबल ऑल्सो हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग द एक्यूमुलेशन ऑफ क्लटर इन माइंड। तो नियम, अब ये एक्चुअली यम नियम मैं क्यों पढ़ा रही हूँ, सॉरी आप लोग को, कि पढ़े हुए हैं ऑब्वियसली। तो योगिक काउंसलिंग में तो नियम भी पढ़े हुए हैं, है ना, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान, ठीक है। तो अगेन जब हम ये सब यम नियम फॉलो करते हैं तो मन शांत रहता है, ठीक है। तो और हम मन शांत रहता है, हम ये सब क्लेश से दूर रहते हैं, और क्लेश ही मुख्य कारण है हमारे मनोमय कोश को इफेक्ट करने का, और मनोमय कोश इफेक्ट होता है तो ही वो सारी जो सामान्य अधिजा व्याधि हैं वो आती हैं। तो योगिक काउंसलिंग मोस्टली सामान्य अधिजा व्याधि के लिए होती है। किसी को इन्फेक्शन वगैरह हुआ, वो थोड़ी ना योगिक काउंसलिंग के पास योग थेरेपी के लिए आएगा। मोस्टली जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज होती है उसी के लिए योग किया जाता है। Then thus we can see that observance of yam niyam helps us in getting connected with our own self within। तो यम नियम हमें जोड़ के रखते हैं, हमें मतलब हमारी आत्मा की जो हमारा स्पिरिचुअल वेलबींग के लिए जरूरी है। Meditative practices like Manas Chintan, Ish Chintan, Sakshi Bhavana, adaptation of natural diet explain the concept of ahar is not restricted to the food alone and everything that we acquire through our senses। ठीक है। तो योगिक काउंसलिंग में अगर कोई हमारे पास थेरेपी के लिए आए तो इन शॉर्ट ये सब ये बताना चाह रहे हैं कि हमें उसकी सारी बातें समझनी चाहिए व्यक्ति की। और ऐसा नहीं है कि कोई भी आ जाए तो उसको ये पूरा हमें ज्ञान देके के बैठना चाहिए कि ये 5 क्लेश होते हैं, ये यम होते हैं, फॉलो कर, समझो उसको और देखो कि वो कहाँ पे है। और एक ही दिन नहीं, सारा थोड़ा थोड़ा योग उसको जब भी वो आए तो उसको थोड़ा 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 ये सब चीजें भी उसके मन में धीरे 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 उतारते रहे कि अपने आहार पे ध्यान दो, ज्यादा न्यूज सुनते हो, ये तो न्यूज में सब कचरा आता है तो ज्यादा मत सुनो, धीरे धीरे कम करो। तो ये सब धीरे धीरे हम उसको, लाइफस्टाइल अगर खराब है तो उसका लाइफस्टाइल ठीक करवा सकते हैं, डाइट बेकार है तो डाइट उसको थोड़ा सा नॉर्मल डाइट पे आने को कह सकते हैं। देन मनस चिंतन, ईश चिंतन, ये सब मेडिटेटिव प्रैक्टिसेस करवा के तो एक कंप्लीट सॉल्यूशन हम दे सकते हैं। तो लिखा है कि इसमें योग थेरेपिस्ट इज द फिलोसफिकल गाइड टू द क्लाइंट, ठीक है। तो योग काउंसलिंग हम इसलिए पढ़ें कि हम नॉट साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, हमें फिलोसफिकल गाइड बने अपने क्लाइंट का। इट इज ऑल्सो टू बी रिमेम्बर्ड दैट फॉर द योग थेरेपिस्ट टू बी इन अ पोजिशन टू काउंसिल अदर, ही हिमसेल्फ शुड बी अ लीडिंग अ योगिक लाइफस्टाइल टू द एक्सटेंट पॉसिबल, ठीक है। तो खुद भी पहले अपने जीवन में उतारें, फिर ही दूसरे को काउंसिल कर पाएंगे। तो इतना ही है। तो इजी है योगिक काउंसलिंग, है ना, पढ़ना इजी है, एग्जाम में लिखना इजी है, जीवन में उतारना टफ है। आपके लिए तो सब इजी है। नहीं, ये तो लेसन बिल्कुल यही है कि काउंसलिंग हमारे हो रही है, ये कि हमें अपने आप को पहले ठीक करना है इसमें ये सब जैसे है ना। तो जो लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं उनको क्या पढ़ना है, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग हम नहीं नहीं बन रहे हैं। योग काउंसलिंग इसलिए सीखी जा रही है, वी हैव टू ट्रीट द डिसीज्ड नॉट द डिसीज। हमें मनोमय कोश के लेवल पे काम करना है। अनधिजा और अधिजा व्याधि का डिफरेंस पता होना चाहिए, वो आ सकता है एग्जाम में। और सामान्य और सार का डिफरेंस पता होना चाहिए, वो आ सकता है। देन हम कौन से लेवल पे डील कर रहे हैं, सामान्य अधिजा व्याधि, ठीक है, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज ऐसे मान सकते हैं। और फिर उनको ठीक करने के लिए हमें मनोमय कोश जो पंचकोश का, तो अब अगर एग्जाम में कुछ भी आए तो आप अपना ये सब फिलॉसफी, देखो फिलॉसफी ऐसे कुछ होती नहीं है, फिलॉसफी अपने मन से बना के लिख सकते हैं। तो सारा कुछ जोड़ जाड़ के पंचकोश भी आप डाल सकते हो अपना योगिक काउंसलिंग में। और हमारे पेपर में, हमारे बुक में चित्त प्रसादनम लिखा हुआ है, तो मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा वो भी डाल सकते हैं। अगर आप इसमें नहीं लिखा है, अदरवाइज किसी को याद है तो वो भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो आप पेपर में ऐसे समझना आपके पास क्लाइंट आया है और आपको उसे गाइड करना है। अगर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आए तो आप एग्जामिनर को ऐसे समझ के आंसर लिख देना। कि यही वो पीड़ित है जिसको मुझे सुधारना। चलेगा, चलो।
थैंक यू वसुधा जी, काफी सिंपल कर दिया आपने इसको, मतलब ऐसे हम लोग पढ़ने जाते हैं तो काफी डीप में चले जाते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू वसुधा, थैंक यू वेरी मच। अभी और कुछ नहीं थैंक यू बचा है। वसुधा जी। सब हो गया, अभी सब हमको जाके जितना दिमाग में है सब उतारना है बस। एक दिन ना ये करवा देना, क्या कहते हैं, फर्स्ट जो था नर्वस सिस्टम का, नर्वस सिस्टम का क्या? नर्वस सिस्टम फिर से एक बार करा दे। मतलब कि उसमें इतना ज्यादा कंफ्यूज हम लोग पढ़ते हैं ना, तो इतना डीपली पढ़ने लगते हैं फिर समझना नहीं। उसे एक दिन करवा दे। मुझे सुनाई दिया लवर सिस्टम। नर्वस सिस्टम। वो अभी तक कोई चैप्टर आया नहीं है अभिषेक अभी। चलो ठीक है, क्लोज। करवा, बीच में 1-2 दिन में ना कभी करवा दो। ठीक है, तो कल कर लें, कल 4 से कर लें। चलेगा चलेगा, ठीक है। ठीक है, चलेगा चलेगा। चलो चलो चलो, ओके, बाय बाय। ओके बाय। बाय थैंक यू। बाय बाय।